गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और जो हम चर्चा कर रहे थे वो भारत के भूगोल को लेकर चर्चा कर रहे थे और हमने स्थिति और विस्तार का अपना टॉपिक शुरू किया था। अक्षांशीय रेखाएं और देशांतीय रेखाओं की हमें बात करनी थी। अक्षांशीय रेखाओं के बारे में हमने लिखा कुछ नहीं था, हमने बस उनको समझा था। आज का हमारा टॉपिक भी उसी को लेकर है, उसी के ऊपर है। तो हम उसी टॉपिक को लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं समझने के लिए जो हम समझ लेते हैं। देखो, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, इनका कार्य होता है कि किसी भी देश की किसी भी जगह की स्थिति का पता करना और उस स्थान पर कितने बजे हैं उसका पता करना। और फिर जैसे हमारे दिन और रात होते हैं, तो देशांतर रेखाओं का कार्य होता है कि सुबह के कितने बजे हैं और उसी वक्त किसी और देश में सुबह के कितने बजे हैं, या वहां पे सुबह हुई भी है कि नहीं हुई है, इसका पता करना है। क्योंकि पृथ्वी अपने स्थान पर ऐसे घूमती रहती है, ठीक है, इस तरह। तो अब ये जो इसका घूर्णन होता है ना, ये 12 घंटे में एक बार होता है। सॉरी, 24 घंटे में ये एक बार पूरी घूमती है और 12 घंटे में आधी घूमती है। लेकिन सूरज तो स्थिर है ना, सूर्य तो अपनी जगह पे स्थिर है। सूर्य एक तारा है, तारा वो स्थित है। उसके सामने कोई वस्तु जैसे पृथ्वी वो घूम रही है, तो उसका प्रकाश एक वक्त तो इधर ही रहेगा, वो घूमती घूमती इधर जाएगी, दूसरी तो इधर आ जाएगा। तो जो पृथ्वी आधी घूमती है वो घूमती है 12 घंटों में, और जो पूरी घूमती है वो घूमती है 24 घंटों में। ये तो हमें पता है, ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक बात है, ठीक है, चीज की। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का यही कार्य होता है कि किस वक्त किस देश में कितने बजे हैं। अब हर स्थान के लिए तो अब टाइम को बताना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो मोटे तौर पर क्या करते हैं कि हर देश के लिए एक भूमध्य रेखा, एक टाइमर जोन वहां पे स्थापित कर देते हैं। जैसे कि भारत की हम बात करें तो भारत के अंदर 82.5 डिग्री एक लंबी, मतलब कि उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ एक रेखा खींच दी गई भारत के बीचों बीच में। तो वो क्या करती है, भारत, पूरे भारत में क्या समय हो रहा है वो उसके आधार पर तय किया जाता है। तो इन सारी चीजों को लेकर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, बेसिक तरीके से। और शानदार, तो आप पूरी क्लास को देखना, और काफी शानदार क्लास होगी आपकी। ये क्लास होने के बाद कुछ नहीं छूटेगा अक्षांश रेखाओं को और देशांतर रेखाओं को लेकर समझने के हिसाब से, ठीक है। समझने के हिसाब से कुछ नहीं छूटेगा और आप आसानी से इन सब चीजों को निर्धारण कर पाओगे, क्योंकि ये टॉपिक है जो भारत के आगे आने वाले सारे टॉपिकों को एक साथ जोड़ता है और उनकी चर्चा करने में काफी योगदान देता है ये, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक व्रत बनाया। व्रत क्यों बनाया? क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, ठीक है। जैसे ये गेंद है ना, ऐसे गोल है, लेकिन हमने सिर्फ माना है कि पृथ्वी गोल है। सबसे पहले वास्तव में पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी ऊबड़ खाबड़ है। और जो पृथ्वी निरंतर गति कर रही है ना, तो इसका जो ये भाग है ना, ये उभरा हुआ भाग है, और जो ध्रुव है वो चपटे हैं। इस बात को याद रखना कि पृथ्वी वास्तव में गोल नहीं है, बस हमें कहने के लिए कह देते हैं कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी ऐसे घूर्णन कर रही है, तो ऊपर जो ध्रुव है, दोनों ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव बनाए गए हैं पृथ्वी की दिशा को निर्धारण कर लिया। ध्रुव की क्यों आवश्यकता पड़ी? ध्रुव बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? इसलिए आवश्यकता पड़ी कि मान लो कि ये पृथ्वी है, ठीक है, तो एक ध्रुव यहाँ पे है, एक ये, इसको कहा गया नॉर्थ पोल और इसको कहा गया साउथ पोल। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि पृथ्वी के आखिरी छोरों का पता लगाया जा सके। अब आखिरी छोरों को पता लगाने की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी? हमें क्यों आवश्यकता पड़ी आखिरी छोरों का पता? हम नहीं लगाते तो क्या हो जाता? देखो, किसी भी कोण को बनाने के लिए, मान लो आपने 90 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है, तो कोण तब बनेगा ना जब इन दोनों का आखिरी छोर हमें पता होगा। इन दोनों का आखिरी छोर हमें पता होगा तभी तो कोण बनेगा। अब मैं आपको कहूं कि 180 डिग्री का कोण बनाइए, और मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब इसका आपको ए और बी पता होगा, तभी तो ये कोण अपने आप में पूरा होगा। होगा कि नहीं होगा? जब आपके पास में ए और बी ही नहीं होगा, तो ये क्या कोण होगा क्या? ये तो फिर एक रेखा हो जाएगी।
समझ रहे हो ना बात को? जब तक आखिरी छोरों का पता नहीं होगा हमें, कोण अपने आप में पूरा नहीं होगा। इस बात को समझना आप। तो हमने क्या किया कि पृथ्वी के दोनों छोरों पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल केंद्र के रूप में स्थापित कर दिए, बिंदु के रूप में। एक बिंदु हो गया हमारा नॉर्थ पोल, एक बिंदु हो गया हमारा साउथ पोल। जब हमने इन दोनों बिंदुओं को स्थापित कर दिया, हमारे सामने एक चीज बहुत आसान हो गई कि हम इन दोनों की दूरी का पता लगाकर, ठीक है, इन दोनों को दूरी का पता लगाकर हम इनके बीचों बीच एक आधार लाइन खींच सकते हैं। हम इनके बीचों बीच एक आधार लाइन खींच सकते हैं। मान लो कि इनके बीचों बीच ये स्थान आ रहा है, हमने इनके बीचों बीच एक आधार लाइन खींच दी। अब मुझे बताइए, इस चीज को समझने में कोई मुश्किल हुई क्या आपको? कि हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो बिंदु स्थापित इसलिए किए यहाँ पे, ताकि हम एक आधार लाइन चाहते थे। पृथ्वी को दो भागों में, बराबर दो भागों में डिवाइड करने के लिए हम एक आधार लाइन चाहते थे। उस आधार लाइन का पता लगाने के लिए हमने ए और बी के रूप में दो केंद्र स्थापित किए। लेकिन हमने इनको हमने ए और बी नहीं कहा, हमने क्या कहा? नॉर्थ पोल। क्योंकि इसकी दिशा उत्तर में थी तो हमने इसको एन कह दिया, और इसको कहा हमने साउथ पोल, दक्षिण। तो इसकी दिशा दक्षिण में थी तो हमने सॉरी हाँ, इसकी दिशा दक्षिण में थी तो हमने इसको साउथ पोल कह दिया। आपको पता है, एक बार आप इस पृथ्वी को देखना, पृथ्वी ऐसे घूम रही है। ये चीज आपको पता है कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है। पृथ्वी झुकी हुई, अभी हम इसमें देखेंगे, पृथ्वी ऐसे घूम रही है। पृथ्वी ऐसे थोड़ी घूम रही है क्या? अगर पृथ्वी ऐसे घूमती जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मुझे बताओ, क्या कभी नॉर्थ पोल साउथ पोल एक जगह रह सकते थे क्या? नहीं रह सकते थे। इसलिए हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को उत्तर और दक्षिण में स्थापित किए। हम चाहते तो यहाँ पर भी कर सकते थे ना स्थापित, लेकिन हमने नहीं किए। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हमने क्यों? क्योंकि ये दिशाएं कभी एक समान नहीं रहेगी, वो बदलती रहेगी। जैसे पृथ्वी घूमेगी तो यहाँ पर अगर हम मान लो ईस्ट वेस्ट कर देते हैं ना, एक दिशा है पूर्व, एक दिशा है पश्चिम। मान लो अगर मैं इधर ईस्ट कर दूं, इधर वेस्ट कर दूं यहाँ पे, अब बताओ क्या हमेशा वेस्ट इधर रहेगा क्या? नहीं रहेगा, वो तो 6 घंटे बाद इधर आ जाएगा। तो वो दिशाएं समान नहीं रहेगी, वो दिशाएं समान नहीं रहेगी। पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो ये दिशाएं हमेशा समान रहेगी। इसलिए हमने बस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को स्थापित किया है। ये बात क्लियर हुई ना आपके? आसान चीज है, बहुत आसान चीज है समझने के लिए। स्थापित कर दिया, फिर हमें लगा ये स्थापित क्यों किया? आपको पता है कि हमें एक आधार लाइन चाहिए थी। आधार लाइन तभी तो निकल के आएगी जब हमें दोनों तरफ कोई बिंदु होंगे। जब हमने एक दूरी का पता किया इनकी, और इनके बीच में एक आधार लाइन खींच दी, ठीक है। इस आधार लाइन को खींचने के बाद हमने क्या देखा कि 0 डिग्री, हमने इसको नाम दे दिया, और इसको हमने जो नाम दिया वो विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कह दिया। कितनी आसान चीज है कि विषुवत रेखा निकालने के लिए हमने क्या किया? नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो केंद्र बनाए, सॉरी, दो आखिरी छोरों पर दो बिंदु स्थापित किए। दोनों बिंदुओं को आधार मानकर एक आधार लाइन खींची उन दोनों के बीचों बीच, और इस आधार लाइन से क्या हुआ? पृथ्वी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। दो हिस्से कौन से बने? एक बना उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, एक बना दक्षिणी अक्षांश। जो ये आड़ी लाइनें होती है इनको अक्षांश ही तो बोलते हैं। तो अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किससे किया गया? बहुत बेसिक तरीके से किया गया। ठीक, अब ये बना दी हमने, यहां तक बना दी। अब मैं कहूं आपको कि अब कितनी लाइनें बनेगी बताओ? लास्ट कितनी लाइनें बन सकती है? आपने बचपन में छोटे तब आपने डी का तो यूज किया है ना, चांदे का, तो ये होता है, ठीक है, ये चांदा होता है, इसका तो आपने यूज किया है। अब देखो, 90 डिग्री जहां पे भी बनेगा वहां पे बस एक रेखा होगी ऐसे, और आखिरी में एक बिंदु डॉट होगा। अब यहाँ पे वही स्थिति है, इसको ध्यान से देखना आप। क्या इसमें इस डी में 90 डिग्री से ज्यादा बड़ा कोण बन सकता है क्या? ऊपर नहीं बन सकता है। 90 डिग्री के बाद कोण बनेगा तो इधर 180, 110, 120, 130, 140, 150, 160, ठीक है। इधर आएंगे तब तक तो 90, यहाँ पे 90 बना, 90 90 180 डिग्री कोण यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये बना 90 डिग्री का, ये 90 180 डिग्री का, और वापिस ऐसे जाएंगे तो 180 में 90 प्लस कर दो,
तो 130 डिग्री हो जाएगा। 180 प्लस 90, 0, 8 8 16 17, 270, 270 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे वापस आएंगे तब 360 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में आ गई ना चीज आपको? ठीक है। अब देखो, कोण 90 डिग्री से ज्यादा बन नहीं सकता है। अब अगर हमने हमने क्या किया फिर कि 1 डिग्री पर एक लाइन खींची। क्या किया हमने? प्रत्येक 1 डिग्री पर एक रेखा खींची। कैसे खींची हमने एक रेखा? हाँ, चांदा लिया हमने। अब 1 डिग्री बहुत छोटा हो जाएगा, मैं 20 डिग्री बता रहा हूँ आपको। हाँ, यहाँ चांदा रखा है यहाँ पे हमने, और 20 डिग्री की एक लाइन खींच दी। 20 डिग्री आपको पता है इतना होता है। अब आप बताओ, ये 20 डिग्री की लाइन अगर एक तरफ भी हम खींचते रहेंगे तो कहाँ तक पहुंचेगी ये? पृथ्वी तो गोल है ना। मान लो ये हमारी आधार लाइन है, ये 20 डिग्री की लाइन हमने खींची, घुमाते रहेंगे इसको, घुमाते रहेंगे इसको, ये वापस जहां से 20 डिग्री की लाइन शुरू हुई ना यहीं पहुंच जाएगी ये। तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। तो हम इसको आसानी में समझने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि पृथ्वी तो पूरी तो हमारे सामने आ नहीं सकती, एक भाग ही हमारे सामने आ सकता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 20 डिग्री की लाइन खींचते हैं। ऐसे जहां पे भी ये दोनों लाइनें मिलती है हम वहां पे लाइन को मिला देते हैं। तो अक्षांश एक रेखा बन के हमारे सामने आई कि नहीं आई? अक्षांश रेखा बन के हमारे सामने आई कि नहीं आई? सामने आ गई हमारे। अब इसको ध्यान से देखिए, यही है वो अक्षांश रेखा है। ये डॉट हो गया, ये तो हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल। उसके बाद ये जो है ये हो गया 90 डिग्री। उसके बाद ये 80 डिग्री हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 50 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे करके फिर एक आएगा जब 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद वापस 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे शुरू हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना अक्षांश रेखाएं कैसे खींची गई? इसको देख के ये हमारी अक्षांश रेखाएं खींची गई। जो ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई होगी। अब भी नहीं हुई ना क्लियर? तो अब देखो और आसान चीज से बता देते हैं। खरबूजा, तरबूज देखा होगा आपने, ठीक है? पता होगा आपको तरबूज कैसा होता है। लंबाई होती है, गोल होता है और लंबा होता है। अब चाकू लेना आप, चाकू लेना एक आप तरबूज के लिए, और उसको आ, इतने से टुकड़े को बराबर गोल हिस्से में काट देना, ठीक है? उसके बाद कट जाएगा। उसके बाद इतना और काटना, ऐसे काटते जाना, काटते जाना, जब तक पूरा नहीं कट जाए तब तक काटते जाना। फिर क्या करना, उन सारे टुकड़ों को वापस रखना वहां पे, फिर उनके लिए देशांतर रेखाएं खींच दी ना, वैसे खींचना। अब देखना, जब तक वो गोल था तब तक तो वो आसानी से कटता जा रहा था और समांतर कटता जा रहा था। जैसे कि ये लाइन है तो ऐसे ही वो कटता जा रहा था बराबर हिस्सों में। लेकिन जब आप उसको ऊपर से काटोगे ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसे काटोगे, तब क्या होगा कि वो लंबा है। तो वो जहां से आप काटना शुरू करेगा ना, एंड में जाके वहीं पे वापस मिल जाएगा। मतलब क्योंकि दोनों हिस्से उसके सिकुड़न होते हैं, जैसे तरबूज होता है ये। तो आप ऐसे काटोगे चाकू से तो ये तो कटता जाएगा, ठीक है? ऐसे टुकड़े टुकड़े होते जाएंगे, उसका कटता जाएगा। लेकिन जब आपको लंबाई में काटोगे ना तो ऐसे कटेगा वो, ऐसे, ऐसे कटेगा वो, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो लंबा है। तो वो वापस इसी छोर से तो इसी छोर पे आके मिलता जाएगा कटते हुए। ये चीज आपको समझ में आ गई। और अक्षांश रेखाएं तो अभी देखेंगे और समझ जाएंगे। अक्षांश सॉरी देशांतर रेखाएं तो अभी और समझ जाएंगे हम। बस ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अक्षांश रेखाओं का निदान कैसे किया, ये चीज हमने समझ ली। अब देखो आप, अब आपको पता है कि पृथ्वी गोल है, ठीक है? और पृथ्वी का जो झुकाव है वो है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव है। अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यही कारण है भारत में बारिश आने का। तो ये झुकी हुई पृथ्वी क्यों है, इसकी चर्चा हम जलवायु के अंदर करेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और अब 90 डिग्री का कोण होता है
23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, तो 90 में से 23.5 माइनस करोगे तो 66.5 डिग्री ये हमारे सामने आंकड़ा निकल के आएगा। अब ये इस पे चर्चा करने के लिए हमें काफ़ी डिटेल में चर्चा करनी होगी 66.5 डिग्री, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से इन डिग्रियों को लेकर, माइनस करना पड़ता है, प्लस करना, जोड़ बाकी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हिस्सा हम यहाँ पे छोड़ते हैं और एक पूरी क्लास इसको समझने के लिए हमें लगेगी, ठीक है। हमने अक्षांश रेखाओं को समझ लिया, अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाओं की बात करेंगे, फिर हम इन दोनों रेखाओं की साथ में बात करेंगे। तरबूज का हमने उदाहरण लिया था। आपने देखा होगा कि जब भी अक्षांश अक्षांश रेखाएं बोर्ड पे कोई टीचर खींचता है ना, जैसे कि हम थोड़ी देर इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे यहीं पे देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी टीचर या कोई भी कोचिंग क्लासेस में जब भी पढ़ाया जाता है, तो टीचर क्या करते हैं कि वो लाइनें खींचते हैं कि यहाँ से इस छोर से लाइन खींची और इस छोर पे वो मिला देते हैं और बोलते हैं कि देशांतर रेखा है, जहाँ से जिस छोर से शुरू होती है वही छोर उसी छोर पे आके मिल जाती है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक बोल का यूज करेंगे कि कैसे मिल जाती है। ऐसे घुमावदार होती है क्या लाइन? नहीं होती है, घुमावदार लाइनें नहीं होती है। जैसे हमने नॉर्थ पोल को देखा, ये लाइनें तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, ठीक है। और ये लाइनें जो खींची जाती है ये लाइनें आड़ी रेखाओं के रूप में खींची जाती है, मतलब कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, ठीक है। लेकिन देशांतर रेखाएं जो खींची जाती है वो खींची जाती है उत्तर से साउथ की ओर, ठीक है। ये हमको पता है कि देशांतर रेखाएं खड़ी होती है और अक्षांश रेखाएं आड़ी होती है। अब क्या वास्तव में देशांतर रेखाओं को टेढ़े खींचा जाता है क्या? नहीं खींचा जाता है। ये हमने देखा था कि हमारा साउथ पोल है, साउथ पोल देखा था और नॉर्थ पोल देखा था, दोनों पोल। अब मान लो कि मैं किसी को दोनों पोलों के बीच में खड़ा कर दूं, यहाँ पे, ठीक है, इस जगह खड़ा कर दूं। अब मैंने उसको कहा, यहाँ से खड़ा है वो, अब मैंने उसको कहा कि तू किसी भी दिशा में एक तरफ देख ले, किसी भी दिशा में एक तरफ देख ले, किसी भी दिशा में देख ले, तू ऐसे देख ले, उधर देख ले, उधर देख ले, किसी भी दिशा में देख ले। तो उसने दक्षिण दिशा में देखा, तो उसकी दक्षिण दिशा कौन सी होगी? ये होगी। यहाँ पे देखा, तो बताओ ये लाइन कहाँ पे जाके मिलेगी? दक्षिण के पॉइंट पे मिलेगी ना। साउथ पोल यहाँ पे देखा था हमने, तो यहाँ पे ये लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तक देखा, तो इधर देखेगा तो यहाँ पे ये लाइन कहाँ पे जाके मिलेगी? दक्षिण के। मैंने कहा कि चलो इसकी विपरीत दिशा में घूम जाए, उल्टा घूम जाए। जब वो उल्टा घूम जाएगा वापस, तो उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर हो जाएगी। ऊपर दक्षिण में देख रहा था, उल्टा घूमेगा तो उत्तर हो जाएगी, उसकी विपरीत दिशा उत्तर ही होती है। तो ये ऊपर देखेगा तो ये दिशा कहाँ पे जाके मिलेगी? नॉर्थ पोल पर मिल जाएगी, यहाँ पे, ठीक है। तो हमने एक लाइन खींच दी। अब मुझे बताओ वो लाइन सीधी खींची कि नहीं खींची? हमने लाइन सीधी खींची, पर हुआ क्या कि पृथ्वी में उभार है, ठीक है। तो हमें दर्शाने के लिए लाइन थोड़ी टेढ़ी बनानी पड़ती है, इस तरह। मान लो हमने 0 डिग्री देशांतर खींच दी, हमने लाइन बिल्कुल सीधी खींची, देख लो, कोई टेढ़ी वेढ़ी लाइन नहीं खींची हमने। यहाँ पे हमने किसी को खड़ा किया, हमने कहा कि तू उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ देख, उसने देखा और हमने लाइन बिल्कुल सीधी खींची। हमने लाइन सीधी खींची, लेकिन पृथ्वी का उभार है, उस कारण हमें लाइन थोड़ी टेढ़ी दिखती है। फिर हमने उसको बोला कि थोड़ा इधर खिसकाया उसको, बोला कि वापस वही कर। उसने उत्तर में देखा और वापस उसने दक्षिण में देखा, एक लाइन और खींच दी। ऐसे करके वो कितनी लाइनें खींच सकता है बताओ? अब ये आप खुद बताओगे कि वो कितनी लाइनें खींच सकता है। यहाँ पे समझने वाली बात है, ये देखो, जैसे हमने किसी को यहाँ पे खड़ा किया, हमने उसको कहा कि तू दक्षिण तरफ देख, हमने उसको कहा कि तू पूर्व की तरफ देख। उसने पूर्व की तरफ देखा, एक लाइन खींच दी हमने पूर्व में। अब पृथ्वी का उभार है तो लाइन क्या हमें टेढ़ी लगेगी, ठीक है। बाकी अगर पृथ्वी चौखुट होती तो लाइन हमेशा ऐसी बनती,
ऐसे। लेकिन पृथ्वी गोल होने के कारण क्या होता है, ऐसे पृथ्वी गोल, तो पृथ्वी गोल होने के कारण क्या होता है, लाइन हमें टेढ़ी दिखाई देती है उसके ऊपर, बाकी लाइनें हमेशा सीधी खींची जाती है। पर देशांतर रेखाओं में क्या होता है कि जहां से जिस पॉइंट से लाइन खींची जा रही है ना, उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप खड़े हो और जिस पॉइंट से लाइन खींची गई, तो उसको दोनों छोर पे मिलाना होता है। जैसे कि हमें उस रेखा को यहाँ पे भी मिलाना होता है और इस पॉइंट पे भी मिलाना होता है, नॉर्थ पोल पे भी मिलाना होता है और साउथ पोल पे भी मिलाना होता है। उसके बाद वापस वही लाइन शुरू होती है उसी जगह से और वापस वो मिल जाती है अपने दूसरे छोर पर। मतलब कि ये जो कोण बना पूरा, मुझे बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा, बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा अगर मैं बोर्ड पे बनाऊं इस कोण को। मान लो कि हमने ये पृथ्वी खींची, हमने किसी को, ये रहा नाउ नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, हमने किसी को कहा तू उत्तर में देख, इसने इधर उत्तर में देखा। फिर हमने कहा सॉरी दक्षिण में देख, उसने दक्षिण में देखा। फिर हमने उसको कहा कि तू नॉर्थ में देख, उत्तर में देख, उसने उत्तर में देखा। लाइन खींच दी। मुझे बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा ना। और ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब हमने कहा कि तू पूर्व में देख, उसने पूर्व में देखा, एक लाइन और खींच दी हमने, ये कोण भी तो 90 डिग्री का होगा। और हमने उसको कहा कि तू इस साइड में देख, इस तरह देखा उसने, तो ये कोण भी तो 90 डिग्री का होगा। अब बताओ इस सारे कोणों को मिलाओ आप, कुल टोटल कितने निकल के आएंगे, टोटल निकल के आएंगे 360 डिग्री। ये बात आपको क्लियर हो कि नहीं हुई। अक्षांश रेखाएं बस आड़ी लाइनें होती है और समांतर होती है, उनके बीच की दूरी समान होती है। देशांतर रेखाएं जहां से खींची जाती, चाहे आप कहीं कहीं पे भी खड़े हो, दोनों छोरों पे मिलना अनिवार्य है उनका। तभी हम टाइम का डिवाइडेशन कर सकेंगे, ठीक है, तभी हम टाइम बता पाएंगे किसी स्थान का, जब हम दोनों छोरों पे उनको मिलाएंगे। वृत्त के रूप में ये रेखाएं खींच जाती है, वृत्त के रूप में, ठीक है, जैसे फुटबॉल के रूप में। अब समझना इस बात को वापस, यहाँ कहीं पे भी खड़ा कर दो, यहाँ पे खड़ा कर दो आप किसी को भी, चाहे यहाँ पे खड़ा कर दो, यहाँ पे किसी को खड़ा कर दो, बोल लेना आप अपने हाथ से करना, ये प्रैक्टिकल कहीं पे भी खड़ा कर दिया आपने, कहीं पे भी, ठीक है, उससे उसको नॉर्थ पोल से मिलाना, फिर उसी लाइन को वापस साउथ पोल से मिलाना और उसी लाइन को वापस जहाँ पे आप खड़े थे वहां पे लेके चले जाना। आपको 1 मिनट में देशांतर रेखाएं समझ में आ जाएगी। ये सब समझ में आ गया आपको, तो अब आपके सामने अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का खेल खत्म हो गया। अब जो आंकड़े आपके सामने निकल के आएंगे वो बहुत शानदार होंगे और आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। इतना हार्ड टॉपिक है नहीं जितना इसको बना रखा है। खीरा काकड़ी लेना आप, ठीक है, पकड़ना हाथ में और काटते जाना उसको। जैसे टुकड़े गोल टुकड़े नीचे गिरते जाएंगे ना, सोच लेना कि अक्षांश रेखाएं गिर रही है, और आड़ी पकड़ना उसको, चाकू से उसको काटना हिस्सों को, आप पता चल जाएगा कि देशांतर रेखा है आसानी से। ये इसका एग्जाम्पल है। हमने अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं कैसे निर्धारित की गई हमने देख लिया। अब मुझे बताओ कि मैं अगर इन अक्षांश रेखाओं को देशांतर रेखाओं के साथ जोड़ने लगूँ तो क्या होगा। चलो देखते हैं, आगे करके देखते हैं। आपको पता है ये देशांतर रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं 360 डिग्री पे बनती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है, और ये अक्षांश रेखाएं समांतर होती है, इनके मध्य की दूरी बराबर होती है। इनके मध्य की दूरी अलग होती है, ध्रुवों पर ही आकर 0 डिग्री हो जाती है, क्योंकि हर लाइन वापस किसी किसी न किसी पोल पे जाके मिलेगी, तो वहां पे उसकी दूरी जो होगी वो 0 डिग्री हो जाएगी। अपने आपको पता है 0 डिग्री 0 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। और बीच में जो उनकी दूरी रहेगी वो सारे अब लिख लेंगे, 111 किलोमीटर जो भी होती है। जो 45 डिग्री पे कितनी दूरी होती है वो भी हम लिख लेंगे। इनमें कितनी दूरी यहाँ पे होती है, कितनी दूरी वहां पे होती है, वो सारे फैक्ट के रूप में हम लिख लेंगे। लेकिन अब हमें इन दोनों को मिलाकर आगे चलना है। हमने मान लो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची, एक देशांतर खींची हमने 0 डिग्री। दूसरी बात, हमने एक अक्षांश रेखा खींची
इसके साथ हमने अक्षांश रेखा भी खींची, ये खींच दी हमने अक्षांश रेखा। 0 डिग्री देशांतर हमने खींची और अक्षांश रेखा 0 डिग्री खींची। दोनों रेखाएं 0 डिग्री एक नहीं है, 0 डिग्री है। तो इस रेखा को जो कहा गया उसका नाम दिया गया, इसको कहा गया भूमध्य रेखा। जिस प्रकार इसका निर्धारण किया गया आधार रेखा को लेकर आधार रेखा के रूप में, उसी प्रकार भूमध्य रेखा का निर्धारण किया गया। एक आधार लाइन हमें चाहिए थी, उत्तर से दक्षिण में भी चाहिए थी और पूर्व से पश्चिम में भी चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? ताकि ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड किया जा सके। जैसे कि एक लाइन मान लो ये 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री रेखा खींच दी गई। तो इस रेखा से हमें यह पता चला कि आधा ग्लोब इधर है, आधा ग्लोब उधर है। उसके बाद हम इसको आसानी से डिग्री के हिसाब से हम डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी आधार लाइन चाहिए थी, जैसे कि ये रही। तो आधा ग्लोब उधर हो जाएगा, आधा ग्लोब इधर हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलेगा कि पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांट देंगे। उसके बाद जो भी लाइनें खींचेंगे हम कोण के आधार पर उनको खींच लेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और मैं यहाँ पे समझा रहा था आपको, वो समझ लेते हैं। जैसे कि ये गोलाकार गोला है, ठीक है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा कितना डिग्री कोण बन सकता है? इस पूरे गोले का ज्यादा से ज्यादा कितने डिग्री कोण बन सकता है बताओ? 360 डिग्री से ज्यादा कोण बन ही नहीं सकता है। बन सकता है? नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता है। 336 हो गया, तो 360 डिग्री का कोण नहीं बन सकता है। तो इन रेखाओं का कोण 360 डिग्री से ज्यादा बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। अगर हर एक लाइन के ऊपर, हर एक डिग्री के ऊपर हम एक देशांतर रेखा खींच दे, हर एक डिग्री के ऊपर एक देशांतर रेखा खींच दे, जैसे कि एक 0 डिग्री हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ठीक है, ऐसे। तो मुझे बताओ कि टोटल कितने डिग्री बनेगा यहाँ पे कोण? पता है 360 डिग्री बनेगा, ठीक है। 360 डिग्री कोण बनेगा। अब मुझे बताओ कि कुल का कितनी लाइनें आएगी? 360 लाइनें आएगी, पता है आपको 360 लाइनें आएगी। लेकिन एक 0 डिग्री यहाँ पे और आ रहा है, तो क्या हमको इसको भी ऐड करना पड़ेगा क्या? चलो मान लो इसको ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो मुझे बताओ कुल कितनी लाइनें हो जाएगी? यहाँ पे टोटल लाइनें हो जाएगी 361 हो गई। 360 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इसमें होता है क्या कि अंतरराष्ट्रीय रेखा जो निर्धारित की जाती है, ऐसे एक रेखा इसके बीचों बीच नीचे एक और की जाती है। तो जो 180 डिग्री की लाइन होती है ना, हम इसको 2 बार गिनते हैं, ये हम आगे समझेंगे। इस कारण इस 180 डिग्री की लाइन को भी 1 डिग्री, ये 0 डिग्री में हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक रेखा माइनस हो जाती है। तो टोटल जो देशांतर रेखाएं होती है वो होती है 360। ये अभी हम आगे देख लेंगे। अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम इन दोनों लाइनों को मिलाकर चर्चा कर लेते हैं। एक आधार लाइन हमने आड़ी खींची, एक आधार लाइन हमने खड़ी खींची। यहाँ पे हमने चर्चा कर ली। बताओ दोनों लाइनें समांतर होती है, एक दूसरे को काटती है, किसी ना किसी स्थान पर एक दूसरे को काटती है। ये दोनों लाइनें काट रही है? नहीं काट रही है? काट रही है। तो क्या इन लाइनों के मध्य जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है क्या? इन दोनों रेखाओं के मध्य जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है क्या? आपके सामने है, तो बन रहा है। क्या सारी समांतर रेखाएं और सारी देशांतर रेखाएं एक दूसरे को किसी ना किसी स्थान पर काटती है? 180 डिग्री की जो भी लाइनें आएगी आएगी तो यही ना सारी, ऐसा तो नहीं कि और चली जाएगी। क्योंकि हमें देशांतर रेखाओं को इस बिंदु पे भी मिलाना है और इस बिंदु पे भी मिलाना है। मतलब कि दोनों पोलों पे मिलाना ही मिलाना है, चाहे आप यहाँ पे मिलाओ चाहे यहाँ पे मिलाओ, लेकिन मिलाना ही है। तो सारी अक्षांश रेखाएं और सारी देशांतर रेखाएं एक दूसरे को किसी ना किसी भाग पे तो काटती ही है, किसी ना किसी भाग पे तो काटती ही है। अब आपके सामने एक चीज निकल के आई, क्यों काट रही है वो? अब देखो इसको, ये रहा अपना कोण गोला। मान लो कि यहाँ पे देशांतर रेखाएं थी, यहाँ पे
जहाँ पे ये रेखाएं दोनों मिली, जहाँ पे रेखाओं ने काटा, वो स्थान मान लो भारत है। जहाँ पे इन दोनों रेखाओं ने काटा वो स्थान मान लो भारत है, हमारा देश भारत है। ये रेखा जो होगी ना, अक्षांश रेखा, ये किसका सूचक है? ये स्थिति का सूचक है कि भारत की स्थिति कहाँ पर है। इसको कौन बताएगा? अक्षांश रेखा बताएगी। ठीक है। और देशांतर रेखाएं जहां पे यहाँ पे मिली इस जगह पे, तो इसका कारण है, ये बताएगी समय। देशांतर रेखाएं सूचक किसका है? समय का ही तो सूचक है। तो किस स्थिति पर क्या टाइम हो रहा है, ये निर्धारण करने का कार्य कौन करती है? रेखाएं। और उसका निर्धारण कब होगा? जब रेखाएं आपस में एक दूसरे स्थान पर जाके मिल जाएगी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये अगर बात क्लियर हो गई ना, तो अक्षांश देशांतर रेखाओं यहाँ से आपका सब कुछ क्लियर हो गया। अब जो भी चीजें आसानी से आएगी वो अभी बहुत फास्ट तरीके से आपके दिमाग में बैठने वाली है। इन दोनों रेखाओं का आपस में मिलना समय और वहां की स्थिति का पता बताती है। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो कमेंट में पूछना, और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब इनको देखने से पहले हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी, फिर हम घड़ी के बारे में देख लेंगे और देश के बारे में देख लेंगे। एक चीज हमें देखनी है सिंपल, ये हमें पहले देखनी चाहिए थी लेकिन छूट गया था टॉपिक, तो अब हम देख रहे हैं। और ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये जलवायु का टॉपिक है, लेकिन हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा इसको। अ, बात करते हैं अगर मान लो मौसम के हिसाब से। आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक, और वो सूर्य के चक्कर लगाती है। ये पृथ्वी है हमारे सामने बॉल के रूप में। ठीक है, सूर्य की किरण आ रही है उधर से इस बॉल के ऊपर। ठीक है, देखो जैसे मैं बताऊं अभी आपको, अब दिख रहा होगा, इस तरफ तो आपको अंधेरा दिख रहा है, उस तरफ आपको रोशनी दिख रही है। अब क्या होता है कि पृथ्वी हर सॉरी मतलब कि हर एक साल में वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी। तो अब वो पृथ्वी चक्कर लगाती है 23 डिग्री झुकी हुई। अब हम चक्कर नहीं लगवाएंगे, लेकिन उसका जब वो 23 डिग्री झुकी हुई, तो जब वो इधर जाएगी तो उसका दूसरा हिस्सा, जैसे कि पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, ठीक है, अभी सूरज के सामने है पृथ्वी, इधर तो रोशनी आ रही है। एक मिनट रुकना, अभी समझाएंगे। अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इधर रोशनी आ रही है, इधर अंधेरा हो रहा है, ठीक है, उधर से रोशनी आ रही है। पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, इस ऐसे झुकी हुई है, टेढ़ी। बताओ सूरज की रोशनी किस किस तरफ आ रही है? इस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है ना सूरज की रोशनी, पूरी तरीके से। ठीक है, लेकिन पृथ्वी घूम भी तो रही है ऐसे। तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही तरफ सूरज की रोशनी आएगी। रोशनी तो दोनों तरफ आएगी ना, हर 12 घंटे में दोनों तरफ पृथ्वी की रोशनी आएगी ना। लेकिन पृथ्वी जब झुकी हुई होने के कारण वो सूर्य के चक्कर तो लगाती है। जब वो पृथ्वी इधर है, जब सूर्य के उस साइड में चली जाएगी तो ये हिस्सा उधर चला जाएगा ना, ऐसे मतलब सूरज इधर इधर आ जाएगा, पृथ्वी उधर चला जाएगी, तो सूरज तो स्थिर रह जाएगी, यही रह जाएगी, लेकिन पृथ्वी उधर चली जाएगी। जब वो उधर जाएगी तो जिस हिस्से पे जो प्रकाश आ रहा था ना, वो इस हिस्से पे आ जाएगा। जब इस हिस्से पे प्रकाश आएगा तो झुकी हुई होने के कारण होता है क्या है कि पिछली बार रोशनी पृथ्वी के ऊपर की तरफ आ रही थी, इस बार क्या होगा कि रोशनी पृथ्वी के नीचे की तरफ आएगी, मतलब थोड़ा हल्का सा नीचे। तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, अब लाइट चला देते हैं। इसमें क्या होगा अब कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती, तो कई बार सूर्य पृथ्वी जो सूरज की रोशनी होगी ना, वो 3 रेखाओं के मध्य में ही पहुंच पाएगी। जैसे कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री
मकर रेखा। ठीक है, उसके बाद 66.5 डिग्री हो जाता है, एक रेखा बनती है जो, और फिर 90 डिग्री, और इधर भी 90 डिग्री। ठीक है, और ये हमारी 0 डिग्री। अब सूर्य क्या करता है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो कभी सूर्य पृथ्वी के यहाँ पे रहेगा सीधा, कभी सूर्य पृथ्वी के यहाँ पे रहेगा, कभी सूर्य पृथ्वी के यहाँ पे रहेगा। ये जलवायु का टॉपिक है, काफी डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे, अभी समझने के लिए पढ़ रहे हैं बस। यहाँ पे रहेगा तो होगा क्या कि कभी तो सूर्य की किरणें यहाँ इस लाइन पे सीधी पड़ेगी, जैसे कि कर्क रेखा पे सीधी पड़ेगी, और कभी सूर्य की किरणें जब सूर्य यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे सीधी पड़ेगी। अब मुझे बताओ कि जब सूर्य इस जगह रहेगा पृथ्वी के, यहाँ पे जो किरणें सीधी पड़ रही है, तो उसकी रोशनी इस हिस्से में ज्यादा रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। और इधर क्या हो जाएगी, कम धूप पड़ेगी। कम धूप पड़ने का मतलब है कि इधर हो जाएगा शीत और प्लस धूप। धूप तो पड़ेगी पर कम होगी, और जब सूर्य नीचे चला जाएगा तब यहाँ पे क्या होगी, ठंड आ जाएगी इस क्षेत्र में। और जब सूर्य यहाँ इस रेखा पे रहेगा ना, यहाँ पे सूर्य कभी नहीं जाता है। 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री इनके बीच में ही सूर्य का ऊपर नीचे होता रहता है ये। बाकी या इस जगह सूर्य की सिर्फ किरणें पहुंचती है, सूर्य नहीं पहुंचता है सीधा, यहाँ पे नहीं पहुंचना है, तिरछी किरणें पहुंचती है इस स्थान पर। ये सिर्फ 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री के मध्य ही सूर्य की रोशनी सीधी तरीके से पहुंच पाती है। तो जब सूर्य इस पे रहेगा तो यहाँ पे तो धूप वाला इलाका रहेगा, ठीक है, गर्मी पड़ेगी, और यहाँ पे ठंड पड़ेगी। सूर्य जब यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे धूप पड़ेगी, यहाँ पे गर्मी पड़ेगी। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर इसके हिसाब से हमने मौसम का डिवाइडेशन किया, और उसको हमने बोला कटिबंध। कटिबंध बोला हमने। तो ये जो कटिबंध हो गया, यहाँ पे तो हमेशा ठंडी रहेगी, ठीक है, तो ये तो हो गया शीत। यहाँ पे धूप और ठंड दोनों रहेगी तो शीतोष्ण हो गया। और जो ये लाइन है 0 डिग्री, और यहाँ तो आपको पता है सूर्य तो इन दोनों लाइनों के बीच ही गति कर रहा है, तो यहाँ पे तो गर्मी रहेगी रहेगी हमेशा। तो ठीक है, इसको उष्ण बोलते हैं। वापिस यही रिपीट हो जाएगा, शीतोष्ण और शीत। ठीक है, इनके सबका आगे शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटि। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। बाकी ये पूरा डायग्राम हम जलवायु जब बारिश पड़ेगा तब पढ़ेंगे, अभी बस इसको समझना था थोड़ा, तो हमने समझ लिया। अब हमारा थोड़ा सा काम और बचा है समझने के लिए, उसको समझ लेते हैं। देखो, मैंने घड़ी बना दी, रेल की घड़ी तो देखी होगी ना, जिसमें 24 बजते हैं। अब देखना इधर 360 डिग्री कुल देशांतर रेखाएं होती है। 360 डिग्री। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 360 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे हो रहे हैं, मतलब कि पृथ्वी एक दिन में 24 घंटों में एक बार पूरी घूम रही है ना। मतलब पृथ्वी, ये है 0 डिग्री लाइन, यहां से पृथ्वी शुरू करेगी घूमती हुई तो वापस ये 0 डिग्री पे आके रुक जाएगी। मतलब पृथ्वी 360 डिग्री पूरी घूमी है एक दिन में। एक दिन में पृथ्वी 360 डिग्री पूरी घूमी है, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हम क्या करेंगे, 24 घंटों का 360 में भाग लगा देंगे, यहाँ पे निकल के आएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री निकल के आया तो मतलब कि 15 डिग्री में 1 डिग्री 1 घंटा निकल के आया कि नहीं आया? 24 घंटे 360 डिग्री भाग लगा देंगे तो 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। अब 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट होते हैं तो 60 में किसका भाग लगा देंगे? 15 का भाग लगा देंगे, तो कितने आएंगे? 4। ठीक है, 4 मिनट। 4 मिनट मतलब कि 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को कितना टाइम लगता है? 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। अब अगर एक में 360 यहाँ पे लिखता तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने 15 डिग्री लिखा। मतलब कि 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी? 15 डिग्री। वापिस 1 मिनट में कितने? 15 डिग्री 15 डिग्री। मतलब कि 24 घंटे की अगर हम घड़ी लेके आए ना घर में, तो 24 घंटे की घड़ी जब वापस उसी स्थान पे पहुंचेगी जहां से शुरू हुई थी, उस स्थान पर अगर पहुंचेगी तो कितना बच जाएगा पता है?
वही बच जाएगा और पृथ्वी 360 डिग्री भी घूम जाएगी और वही आ जाएगी। लेकिन 24 घंटे के अंदर क्या होगा, आधी पृथ्वी पे तो रात रहेगी और आधी पृथ्वी पे दिन रहेगा। ये समझ में आएंगे। इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो क्षेत्र है ना जहाँ पे सूरज पहुंच नहीं पाता है, जब सूर्य पृथ्वी के मकर रेखा पे रहेगा तब क्या होगा कि जो उत्तर में जो यहाँ पे इलाका है ना, जो नॉर्थ पोल के आसपास, वहाँ पे काफ़ी दिनों तक रात रहेगी। तो वो सारी चीज़ें हम वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ेंगे, क्योंकि इतनी भीड़ हमें इकट्ठी यहाँ पे भारत के भूगोल में नहीं करनी है। तो वो वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ेंगे। लेकिन ये माइंड में रखना कि 24 घंटे जब पूरे होंगे जब आपके पास 12 घंटे की रात हो चुकी होगी और 12 घंटे का दिन हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया नहीं आएगा घड़ी का, कि हर 15 डिग्री 1 घंटा, एक जैसे ही 12 बज रही है 1 बजेगी और पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाएगी। जैसे ही 1 से 2 बजेगी पृथ्वी 30 डिग्री घूम जाएगी। जैसे ही 3 बजेगी 45 डिग्री घूम जाएगी। और जैसे ही वापस 24 बजेगी पृथ्वी कितनी डिग्री घूम जाएगी, 360 डिग्री घूम जाएगी। जैसे ही 12 बजे, ठीक है, और वापस 12 बजेगी, जैसे यहाँ पे 12 बजी और वापस यहाँ पे 12 बजी, तो पृथ्वी कितने डिग्री घूम जाएगी, पृथ्वी 180 डिग्री घूम जाएगी। 180 डिग्री घूम जाएगी मतलब कि वहाँ पे या तो रात समाप्त हो गई या दिन समाप्त हो गया है। ठीक है, ये हमने क्लियर पढ़ लिया। अब एक चीज और ध्यान रखना आप, वो समझने वाली बात नहीं है। अब समझ, एक चीज याद रखना कि 1884 में 1884 में दो कार्य किए गए। समझौता हुआ था, काफी सारे विश्व के देशों को मिलाकर समझौता हुआ था। उस समझौते में ग्रीनिच नामक लंदन का एक स्थान था, वेधशाला। ठीक है, वहां पे एक वेधशाला थी। उसके अंदर ये ये जो निर्धारण किया ना 0 डिग्री रेखा का, सर्वसम्मति से वहां पे 0 डिग्री लाइन कहाँ से गुजरेगी, तो ग्रीनिच इलाके से गुजरेगी जो लंदन के पास है। ये फैक्ट है। 1884 में इसका निर्धारण किया गया। और इसी समय अंतरराष्ट्रीय रेखा का निर्धारण किया गया। अंतरराष्ट्रीय रेखा का निर्धारण कैसे किया गया, ये चीज है और यहाँ पे समझ लेते हैं। आपको पता है इधर प्रशांत महासागर है, ये वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, जिससे वर्ल्ड का मैप होता है ना, वो वर्ल्ड का मैप है। मैंने देश नहीं लिखे हैं, बस अक्षांश और देशांतर रेखा बना दी है यहाँ पे। तो समझ लेना कि जहाँ पे प्रशांत महासागर दिखे ना आपको, एक हिस्सा वो हो गया, ये हो गया। जब इस मैप को हम फोल्ड करेंगे, सॉरी इसको गोल बनाएंगे, तो क्या होगा कि प्रशांत महासागर, दोनों महासागर साथ में मिल जाएंगे। जब ये दोनों साथ में जहाँ पे मिलेंगे वो होती है अंतर्राष्ट्रीय रेखा, और उसको कहते हैं 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय रेखा। ये 180 डिग्री दोनों तरफ की रेखाओं को निर्धारित करती है। मतलब कि 180 डिग्री इधर भी होगी, 180 डिग्री इधर भी होगी। और जब हम इसको मिला देंगे तब क्या होगा कि ये डिग्री 2 डिग्रियां नहीं होकर सिर्फ एक हो जाएगी, 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। अब देखो, मान लो कि